लेकिन ईवीएम तो संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है ना, ये चुनाव आयोग ने भी कह दिया है ना सर, ये भी कह दिया है नॉन टेम्परिंग, नॉन हैकिंग, माइक्रो कंट्रोलर, इसका सारा का सारा वेरिफिकेशन है, उस हिसाब से इसकी क्षमता है। ये एक बार थोड़े ही कई बार बताया जा चुका है ना। लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूं कि इलेक्शन आने से पहले बार बार ईवीएम, ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाई करे तो वो गलत, सीबीआई कार्रवाई करे तो वो गलत, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके खाते फ्रीज कर दिए सर तो वो भी गलत। सब तो गलत नहीं हो सकते ना सर। टैक्स में अगर आपने पे नहीं किया, सुनिए सर एक सेकंड क्लियर करती चलूं, टैक्स अगर आपने पे नहीं किया या फिर मान के चलिए कि डिले कर दिया तो उसका ब्याज लगा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हेरा फेरी की बात करते हुए आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए। अगर घोटाले हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है सर, आरोप लग रहे हैं तो ईडी उस पर कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई अपनी जांच कर रहा है अलग। ये तो अलग जांच की स्थिति है ना, इसको लेकर बार बार विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करती हुई कांग्रेस नजर आती है? इसीलिए तो मैंने कहा कि सर रियल होमवर्क कीजिए। धनंजय जी, सर एक बात आपने कही वहां स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ। आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया। यहाँ आपके पैनल में बहुत प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं। हाँ। आप पूछ लीजिए सभी राजनीतिक दलों को आयकर से छूट प्राप्त है। हाँ। वहाँ एक अलग जवाब देता हूँ मैं इसका। वहाँ एक अलग ठीक है। समीर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर धनंजय जी आ रहे हूँ आपके पास। उसके बाद समीर जी मुझे इसका जवाब दीजिएगा, फिर धनंजय जी आ रहे हूँ। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों को आयकर से मुक्त है। ये बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल पे आयकर आयकर नहीं लगता है। हाँ। लेकिन अगर जो पैसा राजनीतिक दलों को मिलता है उसका अगर उसने ब्यौरा नहीं दिया कि वह पैसा उसे कहां से मिला है, किस तरीके से मिला है, वह किसी आमदनी का हिस्सा नहीं है। अगर राजनीतिक दल नहीं बताता है तो उसको मिलने वाली छूट खत्म हो जाती है। और कांग्रेस उसको जो पैसा मिला है उसके हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं किया, इसी कारण कांग्रेस की वह छूट खत्म कर दे और उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है रंजीत जी आपको बात समझ आ गई होगी, हालांकि इस पर अब कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो बाद में करिएगा। लेकिन उससे पहले धनंजय जी आपके पास आते हुए 12 दिन में दूसरी शिकायत आप लोग कर रहे हैं, कितनी सच्चाई इन चीजों में है? क्या लगता है चुनाव आयोग इस मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, या सिर्फ आपके लिए भी ये सियासत का विषय रह गया है? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए कांग्रेस कांग्रेस अब फ्यूज हो गई है और आने वाले समय में डिफ्यूज हो जाएगी। आप कांग्रेस के कल्चर देखिए, कांग्रेस में कल्चर था न खाता ना बही, जो काका कहे वो सही। बिना खाता बही के चलाने वाली कांग्रेस खुद को और इस देश की पूरी विरासत को, पूरे सियासत को अपनी विरासत समझने वाली और देश को अपनी जागीर समझने वाली कांग्रेस के साथ ये समस्या होनी ही थी और होना लाजिम भी है। और जो लोग कांग्रेस का भी सरबराह है, आदरणीय सोनिया गांधी, परम आदरणीय राहुल गांधी, ये दोनों माननीय न्यायालय से बेल पर चल रहे हैं। बेल पर क्यों चल रहे हैं? 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को 50 लाख में अपने नाम करने के लिए, और उस केस से भी भाजपा का लेना देना नहीं है। वो केस उन लोगों ने किया जो उस प्रेस के मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले प्रेस के जो मेंबर थे, उन लोगों ने केस किया और उस केस में दोनों लोग बेल पर चल रहे हैं। तो जब इस देश को आप अपनी जागीर समझेंगे तो आपके साथ समस्या होगी। दूसरी बात, 2004 में पहली बार ईवीएम से पूरे देश में इलेक्शन हुए, सरकार आपकी बनी। 9 में हुए, सरकार आपकी बनी। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, सरकार आपकी बनी। आप हिमाचल में चुनाव हुए, सरकार आपकी बनी। तो जहां आपकी सरकार बन जा रही वहां बिल्कुल ठीक है, और जहां सरकार नहीं बनी, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वहां तुरंत आप करने लगते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, नाचना तो मैं ठीक से जानता हूं। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आप जिस राम की लीला देखिए कि जिस राम को आपने काल्पनिक कहने का एफिडेविट किया, उसी रामलीला मैदान में आप अपने करप्शन की दुहाई देने के लिए खड़ा हो गए। जिस रामलीला मैदान, जिस राम को आपने, आपके इंडिया अलायंस होते ही भगवान राम का सवाल उठाया जा रहा था, वही रामलीला मैदान में आप खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन ये नहीं, वो ऐसे नहीं, वैसे। तो कांग्रेस के कल्चर से जो इस तरह की खोई विरासत की बेचैनी को पाने की जो भाजपा की जिद है, जुनून है, जो जज्बात है, और कांग्रेस की सियासत में इस देश के विखंडन की जो राजनीति रही है, कांग्रेस अगर सत्ता में होगी तो देश बटेगा और विपक्ष में होगी तो समाज बांटने का प्रयास करेगी। और जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने डेट देकर के बुलाया कि आइए भी हमको बताइए इसमें कहाँ क्या हो सकती है टेम्परिंग, उस समय कोई नहीं गया बताने। ठीक है, इसका जवाब रंजीत जी से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दीपक रंजन आपके पास आते हैं। कहीं तो कोई फुल स्टॉप लगेगा स्टेटमेंट्स पर। उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दे दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो युवाओं का भविष्य है वो नशे में नाच रहा है, झूम रहा है, मतलब इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी। शक्ति के खिलाफ बयान दे
दिया जाता है, बयान ये दे दिया जाता है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। कहीं तो कोई फुल स्टॉप होगा इन बयानों पर, इन अनर्गल बातों पर। हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई धनंजय भाई को मैं कहना चाहता हूँ, अभी किसी अर्थी का नाम ले रहे थे, कुछ अर्थी की बात कर रहे थे। इनको शायद अभी होश ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की महान जनता ने इनके लिए अर्थी तैयार कर ली है और इसी अर्थी पे इन लोगों को विदा करेगी। ये दूसरे के अर्थी की बात कर रहे हैं, ये 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका भूत हिंदुस्तान की जनता उतारने जा रही है। इस शब्द को मैं संकेत के तौर पर रखती हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, राइट? संकेत के तौर पर मैं इसको रखती हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि इनको हार मिलेगी। दीपक जी, इनको भी दोनों को, हम कौन होते हैं? दोनों को मैं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इनको हार मिलेगी। पूर्णिमा जी देखिए, इंटरप्ट आप अगर एक विपक्षी दल को कर रही हैं तो सत्ता पक्ष के हर बात पे इतना उखड़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। नहीं, इतना उखड़ने की जरूरत नहीं है सर। सुनिए मेरी बात, मैंने बहुत नॉर्मल बात बोली क्योंकि आपने कहा इनकी अर्थी उठेगी। सुनिए मेरी बात दीपक जी, मेरी बात सुनिए, उनको भी कह रही हूँ, दोनों को, इसको संकेतात्मक बताऊं ना मैं। आपने क्यों नहीं टोका? उस टाइम आपने क्यों नहीं टोका? दीपक जी, ये कोई बात थोड़ी ना, ये कोई बात नहीं पूर्णिमा जी। दीपक जी, इतना हर बात पे इतना हर बात पे उखड़ने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपसे कहा कि इसको संकेतात्मक रखूं ना, ये कह के आप आगे बढ़ जाइए, अपनी बात पूरी करिए। अब आपको उसी के इर्द गिर्द घूमना है तो घूमते रहिए। उसी के किसके इर्द गिर्द? किसके इर्द गिर्द? ये हमको अर्थी पे भेजें और मैं इनको माला पहनाऊं। मैंने दोनों बातों पर बोला, दोनों की तरफ से बोला कि इसको संकेतात्मक रखते हैं। दीपक जी, अब अपनी बात पूरी करिए। उसी टाइम आपने टोक दिया होता ना कि अर्थी और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़िए दीपक जी, ये सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। ये अपने देखिए, ये अपने 10 साल के कार्यकाल को बताते कि 10 साल में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में इन्होंने क्या किया। इनको उस पर बताना चाहिए। भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं, क्या भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं? भ्रष्टाचार 56 इंच का सीना बताते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, जिसके लिए जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं। आप बताइए ना कौन बिका? बिके अजीत पवार, बिके नारायण राणे, बिके शुभेंदु अधिकारी और खरीदा भारतीय जनता पार्टी ने। एकदम आप भेजते ना, आप भेजते ना उनको जेल, आप भेजते ना उनको जेल, आप भेजते ना उनको जेल। सौदा आप करते हो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, रुपए से, पैसे से खरीदते आप हो। अरे आपके बात की कोई गारंटी नहीं, धनंजय आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सत्ता छोड़ूंगा? आपको कैमरा करो, क्यों नहीं? मैं बदतमीजी की भी सीमा होती है। एकदम बदतमीजी क्या आप कर रहे हो? बदतमीजी आप करो, आप अर्थी में भेजोगे, आपको बख्श देंगे। पेपर लीगल नोटिस टू यू कि आप साबित करें कि किसने खरीदा है और किसने बेचा है। ये खरीद बेच के संस्कार आपके होंगे। आप इनको बाहर के पीछे क्यों नहीं भेज रहे हो? ये सभा के संस्कारहीन बातें आप इनको जेल संस्कारहीन बातों करने के लिए चैनल नहीं है। आप नेशनल चैनल पर बैठ करके खरीद बेच रही, आप खरीद बेचने का काम करते होंगे। आलू, प्याज, टमाटर, राष्ट्र की संपत्ति। लेकिन धनंजय जी, ये इन्होंने पहली बार तो बोला नहीं है ना। अगर ये कह रहे हैं कि मैच फिक्स है तो खरीद फरोख्त की तो बात करते हैं ना सर। मतलब मैं तो मैच फिक्सिंग का मतलब यही समझती हूँ कि किसी को खरीदा गया, किसी को बेचा गया। अब इनके हिसाब से महाराष्ट्र के सारे नेता बिक चुके हैं। क्यों सुशील व्यास जी, मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, महाराष्ट्र में सबको उस वॉशिंग मशीन में मोदी नामक वॉशिंग पाउडर के साथ धो दिया गया, सब पाक साफ होकर बिककर निकल गए। ये कह रहे हैं दीपक रंजन जी। पूर्णिमा जी, मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या अजीत पवार साफ हो गए, धुल गए? जिस देश के सबसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आरोप लगाया तो मैंने आरोप लगा रहा हूं।